नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और सीईटी 10+2 की तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है और सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। उसी के चलते जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज से हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। जर्नी रहने वाली है आपकी करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, 10+2 सीईटी में काफी चीजें अपडेट की गई है, नया सिलेबस पैटर्न आया है और उसी के चलते करंट अफेयर्स में भी काफी बदलाव हुआ है। तो आज से जर्नी को चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022। अब सबसे पहले हम थोड़ा अधिनियम को समझते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी सरकार अगर कोई कानून और लॉ लाना चाहती है तो उसको एक प्रॉपर जो है एक स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। उसी के चलते सबसे पहले वो एक फॉर्मेट तैयार करती है जिसे हम विधेयक या बिल कहते हैं, जो कि असेंबली में लाया जाता है। और अगर असेंबली से सहमति मिल जाती है तो राज्यपाल के उसके हस्ताक्षर होते हैं और उसी के साथ वो गजट में प्रकाशित किया जाता है। जब वह गजट में प्रकाशित हो जाता है तो वो पूर्ण रूप से एक एक्ट बन जाता है, यानी जिसे हम क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे। काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैंने हल्का सा ब्रीफ दे दिया है। अब हम इस पर बात करते हैं कि आखिर ये अधिनियम है क्या। तो सबसे पहली चीज ये है, सीधा सा दिख रहा है, सार्वजनिक परीक्षा यानी सरकार द्वारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे या कोई भी एग्जामिनेशन जो कि सरकार के अंतर्गत आ रहा है, सरकार की जो संस्थाओं के अंतर्गत करवाया जा रहा है, वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। अब इसका देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें इसके पूरे नाम की, तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित संसाधनों का उपयोग और उसके रोकथाम का अदुपयोग करने के लिए जो ये अधिनियम लाया गया। सबसे पहली चीज ये है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये किसका संशोधन है, तो 1992 में राजस्थान अधिनियम संख्या 27 की धारा 8 का एक संशोधन है। अब यहाँ पे 27 की धारा दे रखी है, धारा जो है संख्या क्रमांक जो है वो 27 है। उसी तरह जो है ये अधिनियम जो है संख्या 6 के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ से हो सकता है आपको प्रश्न पूछा जाए कि कौन से संख्यांक के अंतर्गत आ रहा है, तो संख्यांक याद रखिएगा, संख्यांक 6। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको राज्यपाल की अनुमति कब मिली, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति मिली 5 अप्रैल 2022 और ये गजट में कब प्रकाशित हुआ, ये प्रकाशित हुआ 6 अप्रैल 2022। जब गजट में प्रकाशित हो गया तो ये पूर्ण रूप से अधिनियम बन गया और संपूर्ण राजस्थान पर जो है वो लागू हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो सरकारी नौकरियों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों और निगमों की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल को रोकने का जो है इसका इसका पूर्ण उद्देश्य है। यानी कहीं ना कहीं जो है पिछले 6-7 सालों में जो है पेपर को लेकर बहुत सारी चीजें आपको पता है गैर इरादतन कार्य हुए हैं, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा पेपर लीक करवाए गए, कई एग्जामिनेशन जो है वो खारिज किए गए, वापस पुनः एग्जाम होता है। सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ती है कि एग्जाम को करवाने के लिए। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि पेपर आउट हो जाना मतलब सरकार को जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके चलते काफी स्टूडेंट्स का जो है वो समय भी बर्बाद होता है और इसी चलते सरकार जो है वो प्रेशराइज में रहती है और यही कारण है कि ये अधिनियम लाया गया। अगर हम बात करें इसमें की पॉइंट्स की, तो देखिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है सिलेबस को जब दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जब नए टॉपिक ऐड किए जाते हैं तो फैक्ट्सुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो है आपके फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम अधिनियम को अगर समझना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें इनके शब्दों को समझना होगा। सबसे पहली चीज कि सार्वजनिक परीक्षा क्या होती है, तो सार्वजनिक परीक्षा राज्य सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों, बोर्डों और निगमों के अधीन पदों पर भर्ती के लिए जो भी इस परीक्षाएं शामिल होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक परीक्षा कहेंगे। ये कौन सी अनुसूची में शामिल है, ये अनुसूची 2 में शामिल है। उसी के बाद परीक्षा प्राधिकारी जो कि परीक्षा कंडक्ट करवाता है वो निकाय उसके अंतर्गत शामिल है। तो अनुसूची 1 में जो है परीक्षा प्राधिकारी है, अनुसूची 2 में जो है सार्वजनिक परीक्षा की डेफिनेशन है। यहाँ पर जो है परीक्षा प्राधिकारी में कौन कौन से हो गए, आरपीएससी, आरएसएसबी और आपके राजस्थान कोर्ट जैसे और बहुत सारे संस्थान हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे, वो सभी इसमें शामिल है, उनको हम क्या कहेंगे, परीक्षा प्राधिकारी कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुचित साधन, अनुचित साधन चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट हो गया या कोई भी ऐसी सामग्री जो कि अवैध रूप से परीक्षा सेंटर में लाई जाती है और उसके चलते पेपर आउट किया जाता है और पूरा कंप्लीट जो हम ये कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है इस अधिनियम का, उसका एक ही उद्देश्य है कि पेपर लीक को रोकना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि परीक्षा नियम और दिशा निर्देश क्या रखे जाएंगे, तो यहाँ इस अधिनियम में सिंपल शब्दों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पेपर लीक करवाएगा या बिना अनुमति के पेपर को हासिल करेगा या पूर्ण रूप से किसी की पेपर हल करने में मदद करेगा वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। अब देखिए जब अधिनियम लागू किया जाता है तो हर बारीकी से डेफिनेशन देना जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे गलत कार्य करके बचने की कोशिश करते हैं। तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि जब एक्ट पारित किया जाए तो बारीक से बारीक चीजों को ध्यान में रखकर बड़ी
बारीकी से जो है अधिनियम लाया जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो सभी व्यक्ति शामिल होंगे जो पेपर लीक करवाने में मदद करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें सार्वजनिक परीक्षा का संचालन, अब देखिए सरकार ने ये भी चीज क्लियर करी है कि चाहे आप पेपर ले लीजिए, आंसर शीट ले लीजिए, ओएमआर शीट में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कोई धांधली होती है, तो वो भी इसमें शामिल होगा। अगर कोई परिणाम पत्रकों की तैयारी कर रहा है, जैसे आंसर शीट तैयार कर रहा है, उसमें भी अगर कोई धांधली कर रहा है तो वो भी इसके कानून के अंतर्गत आएगा। देन अगर हम बात करें मुद्रण, यानी जब पेपर छपता है, प्रिंटिंग होती है पेपर की, उस टाइम अगर कोई धांधली करेगा तो वो इसमें शामिल होगा। उसी के साथ पर्यवेक्षण कर रहा है, यदि वहां पे कोई इन्विजिलेटर लगा हुआ है और अगर वो ये गलती करता है तो वो भी इसमें शामिल रहेगा। उसके साथ अगर हम बात करें, कोडिंग हो गया, आपके भंडारण हो गया, परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और उसी के साथ मूल्यांकन और परिणाम की घोषणा, यानी जब एक भर्ती लाई जाएगी तो उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी कार्य प्रणाली होगी, उसमें अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है, कहीं पे भी असामाजिक तत्वों द्वारा कार्य गलत किया जाता है, तो सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। ये स्पष्ट शब्दों में इस अधिनियम में बताया गया है। अगर हम बात करें परीक्षा केंद्रों की, तो सरकार ने ये भी कहा है कि जो परीक्षा केंद्र संस्थान द्वारा तय किया गया है, जो एरिया डिसाइड किया गया है, या कोई क्षेत्र या भाग या स्थान डिसाइड किया गया है, वो पूर्ण परिसर जो है उस परीक्षा केंद्र में शामिल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ब्लॉक में एग्जाम करा रहे हो और सी ब्लॉक में चीटिंग चल रही है और आप ये बोलो कि एग्जाम तो वहां हो रहा था, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार ने कहा है कि संपूर्ण परिसर जो होगा वो परीक्षा केंद्र में शामिल होगा। अब देखिए कितनी सिंपल सिंपल सी चीजों को यहाँ पे जो है डिटेल से सरकार ने दी है, ताकि कहीं पे भी कोई बचने की गुंजाइश ना हो। यहाँ पर अगर हम बात करें अनुसूची 1 में कौन कौन से परीक्षा प्राधिकारी है, तो आपसे स्पष्ट पूछ सकते हैं कि अनुसूची 1 में परीक्षा प्राधिकारी जो है वो कौन कौन से है निम्नलिखित में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आरपीएससी इसमें शामिल है, राजस्थान हाईकोर्ट इसमें शामिल है, सबऑर्डिनेट बोर्ड आरएसएस भी इसमें शामिल है। उसी के साथ जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित की गई प्राधिकारी या अभिकरण भर्ती या समिति, जो भी सरकार द्वारा जो भर्ती निकाली जाएगी जिस डिपार्टमेंट में, वो इसमें शामिल है। उसके साथ राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे भी अगर कोई एग्जाम में धांधली पाई जाती है तो वो भी इस कानून में शामिल होगा। तो अगर हम बात करें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वो भी इसमें शामिल है, आरबीएसई। उसके साथ राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर भी इसमें शामिल है। उसके साथ पब्लिक सेक्टर के उपक्रम जो भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्वाधीन तक, जो अगर हम बात करें स्वामित्वाधीन जो है सरकार के, वो इसमें सभी शामिल रहेंगे। उसके साथ ही सरकार द्वारा जो भी कंप्लीट पब्लिक सेक्टर है, वो सारे के सारे जो है सरकार के संस्थान के तहत जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, वो सभी संस्थान की कार्य प्रणाली को इसमें शामिल किया गया है। और वहां अगर कहीं पे भी पेपर परीक्षा केंद्रों में कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है और या इन संस्थान द्वारा जो एग्जाम करवाए जाएंगे उनमें अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है, तो सरकार इस कानून के तहत जो है उन दोषियों को सजा देगी। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, क्या कोचिंग संस्थान के लिए भी यहाँ पर रूल बनाया है? बिल्कुल दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कोचिंग संस्थानों के लिए भी यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है और कुछ चीजें यहाँ पर स्पष्ट बताई गई है। अगर कोई कोचिंग संस्थान मैनेजमेंट या कोई भी अगर कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ प्रभारी या निर्देशक अगर पेपर लीक करवाता है और इन गलत कार्यों में संलिप्त पाया जाता है, तो सरकार द्वारा जो है इस संस्था को पूर्ण रूप से जो है हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा। और उसी के साथ जो परीक्षा की पूरी लागत आई है वो इस संस्था से वसूली जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्या हमेशा के लिए। आपको देखिए जब एग्जाम होगा, अब सीईटी के पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो कथनों वाले क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हो सकता है पूछ ले कि क्या संस्थान हमेशा के लिए प्रतिबंधित होगा या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्थान जो है हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा अगर वो दोषी पाया गया तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जांच और जब्ती और अदालती प्रक्रिया, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको किस कानून के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये एक सब अपराध संज्ञेय कानून है, अजमानतीय कानून है, उसी के साथ असमनीय कानून है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 शब्द आप याद रखिएगा। यानी अगर आप इसमें अपराधी करते पाए जाए और पुलिस को अगर शक भी हुआ तो बिना वारंट वो है आपको अरेस्ट करेगी और उसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से नॉन कॉग्निजेबल जो है आपके ये कानून है, बिल्कुल सरकार इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। और उसके साथ ही जांच अधिकारी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जांच अधिकारी जो होगा आपका एडिशनल एसपी यानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के उच्च रैंक वाला ही ऑफिसर होगा। यानी इसमें कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर वाले इसमें शामिल नहीं होंगे। सीधी सीधी जांच की प्रक्रिया जो है एडिशनल एसपी और उसके ऊपर वाली रैंक के ऑफिसर द्वारा की जाएगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप कहीं ना कहीं हो सकता है यहीं से सीधा प्रश्न बन जाए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें संपत्ति की कुर्की, अगर सरकार को लगा कि कोई भी अपराध करने में चल अचल संपत्ति जो है अपराधी की वो सरकार चाहे तो उसको जब्त कर सकती है, उसको कुर्क कर सकती है, और उसी के साथ अगर वो दोषी सिद्ध पाई गई यानी वो व्यक्ति अगर दोषी ठहराया गया और उसके सारे जो आरोप लगे वो सही साबित हुए तो सरकार द्वारा जो भी अधिकृत की गई संपत्ति है वो सरकार जो है अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो यहाँ पर संपत्ति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टता बताई है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेपर 20 से 25 लाख में बिका और उसकी डील हुई और वो अमाउंट जो है सरकार अपने अंतर्गत जब्त कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। उसके साथ अगर हम बात करें विशेष अदालत, यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन मामलों की सुनवाई केवल राज्य सरकार द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस होंगे उनके द्वारा जो है एक सेशन कोर्ट तैयार किया जाएगा, और इस सेशन कोर्ट यानी अभिहित न्यायालय में जो है ये कंप्लीट जो कार्य प्रणाली होगी, इस पर जो कार्यवाही की जाएगी और जो सुनवाई होगी वो चीफ जस्टिस के द्वारा तय किए गए सेशन कोर्ट में ही होगी। यानी आप हर किसी कोर्ट में जाके इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट बोला है इसके लिए विशेष अदालत भी बनाई जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें सजा और जुर्माने का प्रावधान, जिससे हो सकता है स्टूडेंट्स के सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, कंप्लीट डिटेल से हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, टू द पॉइंट और फैक्ट्स के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। तो एक कोशिश कीजिए, इस करंट अफेयर की पूरी सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिएगा। और बात करें हम इसकी पीडीएफ की तो टेलीग्राम चैनल पर हमारा ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सजा और जुर्माने के प्रावधान की तो यहाँ पर स्पष्ट कहा है, यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए स्पष्ट कहा है कि कैंडिडेट के लिए सजा यदि कोई परीक्षार्थी खुद नकल या अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, यानी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर सीधे सीधे सजा बताई है, कारावास होगा आपको अधिकतम 3 साल का, यानी आपको 3 साल की सजा हो सकती है। अधिकतम क्या है, न्यूनतम नहीं कहा है, अधिकतम 3 साल की सजा, यानी 3 साल के अंदर जितनी भी सरकार चाहेगी, जो भी कानून द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो कोर्ट फैसला करेगी उसके अनुसार आपको सजा मिल सकती है। बात करें जुर्माने की तो न्यूनतम 1 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं दिया जाएगा, यानी एटलीस्ट आपको 1 लाख रुपए का तो जुर्माना भरना ही पड़ेगा अगर आप इस गतिविधि में पाए गए तो। बात करें जुर्माना नहीं देने पर, अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो 9 महीने तक की अतिरिक्त जेल होगी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये सीधे सीधे अधिनियम में लिखा हुआ है, अगर आप अमाउंट नहीं पे करेंगे, जुर्माना नहीं देंगे तो आपको 9 महीने की सीधे सजा होगी। ये सजा किसके लिए है, ये सजा कैंडिडेट यानी परीक्षार्थी जो कि एग्जाम देने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए ये बात कही गई है। बात करें हम डिबार की, डिबार एक आपकी अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिबार का मतलब ये होता है कि अगर आप दोष सिद्धि पाए जाते हो तो उन परीक्षार्थी को 2 वर्ष तक कोई भी सार्वजनिक परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी, यानी 2 साल तक उसको बैन कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कॉलेज के कोई एग्जामिनेशन वो नहीं दे पाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा पेपर लीक करने वाला गिरोह या अन्य व्यक्ति के लिए सजा। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो परीक्षा ड्यूटी पर हो या नहीं हो, उसके द्वारा पेपर लीक करने, साजिश करने और दुष्प्रेरण में अगर वो शामिल पाया जाता है तो उस व्यक्ति को न्यूनतम 5 से लेकर 10 वर्ष तक की कड़ी सजा होगी। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बदलाव भी किया गया, 2023 में बदलाव किया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि इस कानून की जो थी उसको और सख्त करने की बात कही गई, क्योंकि जैसे ये कानून लागू हुआ उसके बाद भी पेपर आउट हो रहे हैं, ओएमआर बिक्स रही है, लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में धांधली पे धांधली कर रहे हैं, तो सरकार इसको और सख्त कानून बनाते हुए 2023 में जो है एक संशोधन लाती है और उस संशोधन में एक बड़ा बदलाव करती है इस अधिनियम में। संशोधन क्या था, देखिए संशोधन ये था कि जो ये सार्वजनिक परीक्षा की बात कही गई है, इसमें जो 2023 में एक महत्वपूर्ण संशोधन ये था कि पेपर लीक करने वाले नकल गिरोह के माफिया जो है उनको लगाम कसने के लिए सरकार ने कानून को स्पष्ट रूप से संशोधन के रूप में बताया और उसमें एक चीज बताई कि जो धारा 10(2) के तहत जो है 5 से 10 वर्ष तक की सजा को जो बढ़ाकर न्यूनतम 10 वर्ष कर दी, यानी जो हमने पीछे देखा यहाँ पर जो कारावास की सजा थी वो 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष, तो यहाँ पर सरकार ने बोला कम से कम 10 साल की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी और उसके साथ आजीवन कारावास भी मिल सकता है। इतना सख्त कानून ये कब लाया गया, 2023 में ये संशोधन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको संशोधन से ही प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया जाएगा पुराना कि 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष की सजा तो नहीं, न्यूनतम यहाँ से 10 वर्ष की सजा तो मिलेगी मिलेगी और उसके ज्यादा अगर हम बात करें तो आजीवन कारावास भी मिल सकता है।
10 करोड़ यानी 10 लाख रुपए तो आपके जुर्माना लगेगा ही लगेगा, उससे ऊपर 10 करोड़ तक आपको जुर्माना लगा सकती है सरकार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये याद रखिएगा 2023 का संशोधन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें अब उस फैक्ट की, हमने कंप्लीट देखिए, अब थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये जो सार्वजनिक अधिनियम पढ़ा, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022, ये 1992 का संशोधन था। 5 अप्रैल को राज्यपाल को इसकी सहमति दी जाती है और उसके बाद जो है आपके गजट में 6 अप्रैल 2022 को पारित किया जाता है और उसी के साथ ये संपूर्ण जो है आपके राजस्थान में लागू हो जाता है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इसमें परीक्षा प्राधिकारी से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। उसी के साथ जो है इसकी जांच अधिकारी कौन होगा, तो इसके जांच अधिकारी एडिशनल एसपी जो है उसके ऊपर वाली रैंक का अधिकारी होगा। और क्या इसमें सुनवाई किसी भी कोर्ट में हो सकती है, तो नहीं, इसके लिए एक विशेष अदालत बनाई जाएगी जो कि राजस्थान के मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ही जो है एक सेशन कोर्ट तैयार किया जाएगा और उसमें पूरी सुनवाई की जाएगी। उसके बाद जो है सजा और जुर्माने की, स्टूडेंट के लिए सजा अलग तय की गई है और उसके साथ अगर कोई गिरोह होता है या कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त पाया जाता है उसके लिए सजा को 2023 में बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम आपकी 10 वर्ष रहेगी और अधिकतम आपकी कारावास आजीवन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट धारा और फैक्ट्स की। हो सकता है आपको अगर डिटेल की बात करें तो यहाँ से आपके सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला है कि राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा की रोकथाम के लिए अधिनियम संख्या कौन सा था, तो अधिनियम संख्या 6 था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि धारा 2 में क के अनुसार जो है सार्वजनिक परीक्षा का संचालन किया गया है, तो ये किस में है, धारा 2 के अंतर्गत शामिल है। धारा 2 च में जो है आपके परीक्षार्थी के संबंध में एक अनुचित साधन के रूप में जो है, क्या अनुचित साधन, कोई भी गैजेट अगर परीक्षार्थी लेकर आता है या कोई ब्लूटूथ डिवाइस अगर वो लेकर आ रहा है या पेपर आउट करने की कोशिश कर रहा है या नकल करते हुए पाया जाता है, तो वो सभी जो है कौन सी धारा में होगा, धारा 2 जो कि परीक्षार्थी से संबंधित है। उसके साथ अधिनियम की धारा 4 के अनुसार परीक्षा कार्य के लिए अधिकृत, यानी जो भी परीक्षा कार्य में कंप्लीट अगर हम बात करें परीक्षा से जुड़ी हुई कार्य प्रणाली जो है उसकी जो धारा किसमें है, धारा 4 में है। धारा 7 में क्या बताया गया है, धारा 7 में बताया गया है कि आपका केंद्र परिवेश में वर्जित, यदि कोई बाहरी व्यक्ति है, अनाधिकृत व्यक्ति है जो एग्जाम में नहीं बैठ रहा है या वो एग्जामिनेट नहीं है या कोई भी एग्जाम से जुड़े हुए उसकी कार्यविधि में उसका कोई रोल नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो है प्रवेश वर्जित किया जाएगा, वो उसमें प्रवेश नहीं ले सकता। तो उसकी धारा कौन सी है, धारा 7 है, ये चीज आप याद रखिएगा। धारा 9 में क्या है, धारा 9 में कोचिंग संस्थान का प्रबंध है, यानी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए जितने भी लॉ कानून है वो किसमें बनाए गए हैं, धारा 9 में। धारा 10 क्या है, धारा 10 है परीक्षार्थी की नकल या अनुचित साधनों में अगर लिप्त पाया जाता है तो परीक्षार्थी को क्या सजा मिलेगी। अगला है हमारा धारा 10(2). धारा 10(1) में परीक्षार्थी से जुड़ी हुई सजा थी, ये देखिए धारा 10(1) में परीक्षार्थी से जुड़ी हुई सजा है और धारा 10(2) में है यदि कोई व्यक्ति चाहे वो पेपर लीक कर रहा हो, दुष्प्रेषण कर रहा हो, उसमें लिप्त है तो उसको न्यूनतम और अधिकतम कारावास कितना होगा, इसके बारे में धारा 10(2) में बताया गया है। धारा 11 के तहत इस अधिनियम में दोषी सिद्ध, जो भी दोषी ठहराया जाएगा उस परीक्षार्थी को कितने समय के लिए आजीवन परीक्षा से वर्जित किया जाएगा, इसके बारे में जो है धारा 11 में बताया गया है। लगभग जो है 2 साल तक उसको डिबेट किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें धारा 13, इसके अनुसार यदि कोई कोचिंग संस्थान या प्रबंध तंत्र का व्यक्ति पेपर लीक करता है या अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो उसको किस में शामिल किया गया है, धारा 13 में शामिल किया गया है। तो कोचिंग संस्थान से जुड़ी हुई धारा कौन सी है, धारा 13। उसके बाद है आपकी धारा 14 जिसमें 20 कानून 14 से लेकर 20 तक जो है आपके कानून प्रवृत्ति और जांच के अनुसूचियों के बारे में बताया गया है, जिसमें धारा 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, धारा 14 का संबंध जिसमें इस कानून में अपराध कैसा बताया है, अपराध जो है अपराध की प्रकृति बताई गई है, इसमें संज्ञेय, अजमानती और असामान्य, ये 3 शब्द आप याद रखिएगा, जो कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई भी इस गिरोह में शामिल है या कोई दोषी पाया जाता है तो अगर पुलिस को शक है तो बिना वारंट वो उनको अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अधीक्षक यानी धारा 15 एडिशनल एसपी के बारे में बताया गया है कि इसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी। धारा 20 है कि इस शक्ति राज्य को दी जाती है, यानी धारा 20 में बताया है इस नियम में अगर कुछ भी बदलाव करना है, जैसे 2023 में संशोधन किया गया तो असेंबली द्वारा किया गया, तो राज्य सरकार को पूर्ण रूप से अनुमति दी जाती है कि वो इन नियमों में बदलाव कर सकती है, जिसका संबंध किससे है, धारा 20 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम अनुसूची 1 की बात करें तो अनुसूची 1 में परीक्षा प्राधिकारी के बारे में बताया है
और अनुसूची 2 में जो है सार्वजनिक परीक्षा के बारे में शामिल किया गया। जो भी सार्वजनिक परीक्षाएं शामिल है उसको अनुसूची 2 में रखा गया है। तो कंप्लीटली हमने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और उसके संशोधन 2023 को इजी गोइंग वे से समझ लिया है। फैक्ट वाली सारी चीजें इसमें अवेलेबल हो चुकी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक पर जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।